सोचिए अगर हर रोड, हर पोर्ट और हर न्यू शाइनी प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक इन्वेजन प्लान हो तो चाइना कुछ ऐसा ही कर रहा है। वो दुनिया को बहुत सारे सपने बेच रहा है, डेवलपमेंट के, प्रोग्रेस के, कनेक्टिविटी के। इन असलियत में वो बना रहा है एक एम्पायर, लोन्स के नाम पर और नए नए डील्स के जरिए। और हर नए सिग्नेचर के साथ एक नई कंट्री उसके कब्जे में आती जा रही है। और अब ये सिर्फ और सिर्फ एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं है, ये चेंज एंड कंट्रोल इनिशिएटिव बन गया। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जिसका कंट्रोल अब 40 साल के लिए एक चाइनीज कंपनी के पास आ गया। और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जिसे चाइना ने कर्ज के बदले 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। और बांग्लादेश, लाओस, मालदीव्स, केन्या और ऐसे डजन्स ऑफ नेशन चाइना के डेट ट्रैप फंसते जा रहे हैं। और चाइना एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें बॉर्डर्स क्रॉस नहीं होते बल्कि बैलेंस शीट्स क्रॉस होती। और चाइना ये जंग हर बार जीतता जा रहा है बिना किसी गोली या मिसाइल के यूज। और इस बार उसका टारगेट है इंडिया को इंसर्कल करना, और वो भी 3 मोहरों के जरिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और सैटेलाइट इमेजरी ये दिखाती है कि पोर्ट्स के आसपास मिलिट्री ग्रेड रनवेज बन रहे हैं, सबमरीन डॉकिंग स्टेशंस डेवलप हो रहे हैं और तो और लॉजिस्टिक हब्स के नाम पर स्पाई आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कॉलोनियल ऑपरेशन है। और चाइना अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए एक नया मैप बना, जिसमें हर कोर्ट, हर हाईवे और हर पावर प्लांट उसकी चेस गेम का एक हिस्सा है। और वो अपना हर एक कदम खुद को एशिया का किंग बनाने के लिए उठा रहा है। और अगर अब भी दुनिया ने चाइना के इस गेम को नहीं समझा, कल को पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल जाए। 2 सभ्यताएं, दोनों पुरानी और ताकतवर, भारत और चीन। एक ने दुनिया को ध्यान दिया और दूसरे ने डिसिप्लिन। एक ने बुद्धा दिया, दूसरे ने ब्यूरोक्रेसी। लेकिन इन 2 देशों की कहानी हमेशा पीसफुल नहीं थी। कभी ये दोनों ट्रेड रूट पर मिले तो कभी बैटलफील्ड पर टकराए। 1962 एक ऐसी तारीख और एक ऐसा साल जिसके बाद सब कुछ बदल गया। चाइना ने भारत के भरोसे को तोड़ा। ये वही साल है जब इंडिया बिल्कुल भी रेडी नहीं था एक नए धोखे के लिए, और चाइना ने इसी वक्त का पूरी तरह से फायदा उठाया। और तब से लेकर आज तक चाइना इंडिया को एक कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक ऑब्स्टिकल मानता है। उसकी साइकी बिल्कुल क्लियर है कि एशिया में सिर्फ और सिर्फ एक सुपर पावर की जगह है, और वो जगह बीजिंग की। और इसीलिए हमेशा से मिडिल किंगडम नाम का एक कोर कॉन्सेप्ट उनके कल्चर में डेवलप किया गया, जिसका मतलब है कि वो खुद को दुनिया का सेंटर मानते हैं। और उनके नजर में जो सेंटर के बाहर है उनका काम सिर्फ उन्हें फॉलो करना है, अपोज करना नहीं। लेकिन इंडिया की कहानी तो कुछ और ही है। इंडिया ने कभी किसी के नीचे रहना सीखा ही नहीं, ना मुगल्स के समय, ना ब्रिटिश के समय और ना आज। इंडिया चाइना से बहुत ही अलग है क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट सोचता है, बोल्ड डिसीजंस लेता है। और इंडिया की यही बात चाइना को हमेशा से इरिटेट करती आई है। वो देख रहा है कि कितनी जल्द इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और वो ये बात बहुत ही अच्छी से जानता है और समझता है कि इंडिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट और डायनेमिक पॉपुलेशन। और डिजिटल इंडिया ने अपने इनोवेशन से वो काम कर दिखाया जो आज तक वेस्टर्न कंट्रीज भी नहीं कर पाई। और पूरी दुनिया ने ये बात देखी कैसे इंडिया ने यूपीआई के थ्रू पूरे पेमेंट सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर। और चाइना इन सभी चीजों को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह नहीं बल्कि एक डेंजर की तरह देखता है, क्योंकि उसके मन में ये डर है कि अगर इंडिया ऐसे ही ग्रो करता रहा तो आने वाले समय में एशिया का फ्यूचर बीजिंग से नहीं बल्कि न्यू दिल्ली से लिखा जाएगा। और इसीलिए चाइना ने अपना एंड गेम शुरू कर। और इसीलिए सबसे पहले इंडिया को टैकल करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की। तो सीधा मोटिव है इंडिया को वेस्ट साइड से टारगेट कर। और वहीं चाइना श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पर ले चुका है। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन अब चाइना के कंट्रोल में है। और वहीं ईस्ट साइड में बांग्लादेश में चाइना धीरे धीरे साइलेंटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता जा रहा है। और ये कोई रैंडम डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो गया और एक दिन अचानक से चाइना ने ये बात सोची कि आज चलो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रैंगुलेशन है क्योंकि चाइना हर मूव कैलकुलेशन के साथ करता है। लोन्स, पोर्ट्स, पावर डील्स, ये सब कुछ एक बड़े गेम का हिस्सा है। और इस गेम में इंडिया चाइना का सबसे बड़ा टारगेट है, जिसे अपने रास्ते से हटाकर चाइना अपने मिडिल किंगडम का सपना पूरा करना चाहता है। और ये सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि एक नए कोल्ड वॉर का रूप लेता जा रहा है। अगर चाइना को अगले 20 सालों में एक सुपर पावर बनना है तो उसके लिए ये 2 चीजें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल। पहला, दुनिया भर में अपना कंट्रोल फैलाना, और दूसरा, इंडिया जैसे राइजिंग थ्रेट्स को स्ट्रेटेजिकली और साइलेंटली चोप कर। और चाइना ने इस प्लान को सिर्फ लिखना शुरू नहीं किया बल्कि एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया। और इस गेम का नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। एक शब्द जो ब्रोशर में डेवलपमेंट लगता है और ग्राउंड रियलिटी में ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेजन। चाइना दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों में रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, ये सब कुछ बनवा रहा है। लेकिन ये इसलिए नहीं है कि चाइना मेहरबान हो गया, ये लोन बेस्ड कोलोनाइजेशन है।
और इसके अंतर्गत चाइना उन्हीं सारी कंट्रीज को टारगेट करता है, उन्हीं सारी गरीब कंट्रीज को टारगेट करता है जिसके बारे में उसे बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर वो इन सारी कंट्रीज को पैसा देके वहां पर डेवलपमेंट कराएगा तो कल को वो सारी कंट्रीज उसे पैसा वापस रिपे नहीं कर पाएंगे। और रियलिटी में चाइना को बिल्कुल यही चाहिए। वो चाहता है कि वो जिन कंट्रीज को पैसे दे रहा है, जिन कंट्रीज को लोन्स दे रहा है, वो कंट्रीज वो पैसा वापस ना चुका पाए, और इसीलिए वो ऐसी ही कंट्रीज को टारगेट करता है जो डेस्परेट और जिन्हें फ्यूचर में एक्सप्लॉइट करना आसान। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें। श्रीलंका, केस स्टडी नंबर 1। चाइना ने श्रीलंका को 1.5 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया हम्बनटोटा पोर्ट बनवाने के लिए, पर यहाँ पर बिल्कुल वही हुआ जो चाइना ने सोचा था। ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और जिसका रेवेन्यू 0 हो गया, और धीरे धीरे चाइना के दिए हुए लोन का इंटरेस्ट बढ़ता। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पैसा चाइना ने श्रीलंका को उनका पोर्ट बनवाने के लिए दिया था, अब वही पोर्ट चाइना ने 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रीलंका वो पैसा वापस रीपे करने में फेल हो गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना हमेशा से यही चाहता था, वो चाहता था कि श्रीलंका उसके पैसे वापस ना कर पाए ताकि उसके पोर्ट पर फाइनेंशियली और फिजिकली चाइना का कब्जा हो जाए, और ऐसा करके चाइना को इंडियन ओशन के ट्रेड रूट पे कंट्रोल मिले। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजन था। और फिर आता है चाइना का अगला मोहरा, पाकिस्तान के थ्रू चाइना सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवा रहा है, जो कि एक $60 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, पाइपलाइन से सब कुछ बनवाया जा रहा है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सीधा चाइना को बॉर्डर पोर्ट से कनेक्ट कर देता है, और चाइना के इस मूव से चाइना को अब अरेबियन सी पर भी कंट्रोल मिल जाए। और यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, पीओके से, एक ऐसा रीजन जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पर चाइना डायरेक्टली इंडिया के एक सोवरेन टेरिटरी को यूज कर रहा है, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते। और चाइना की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि अफ्रीका में केन्या का मुम्बासा पोर्ट, जाम्बिया के पावर ग्रिड्स, यहाँ जानबूझकर लोन्स दिए गए, और जब वो कंट्रीज रिपे नहीं कर पाए तो उनके पोर्ट्स का कंट्रोल ले लिया। और वहीं साउथ ईस्ट एशिया में हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेल लिंक्स, ये सब कुछ चाइना के फंडिंग से बन रहा है। और जब इनमें से कोई भी कंट्री लोन डिफॉल्ट करती है तो ये सारे एसेट्स क्वाइटली चाइना के फ्लैग के अंदर चले जाते। और फिर आता है दीपावती, ईस्ट अफ्रीका में चाइना का पहला ऑफिशियल मिलिट्री बेस। पहले लोन दिया गया, फिर पोर्ट बनाया गया, और फिर मिलिट्री बेस खोल दिया, वो भी गल्फ ऑफ एडन के बिल्कुल सामने, दुनिया के मोस्ट स्ट्रेटेजिक शिपिंग रूट पे। और चाइना का ये पैटर्न अब रिपीट हो रहा है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, हर जगह पोर्ट्स बन रहे हैं, लोन्स दिए जा रहे हैं, और उसके अंदर छुपा है एक साइलेंट मिलिट्री प्रेजेंस। और ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक स्लो मोशन कॉन्क्वेस्ट। और धीरे धीरे करके चाइना ने इंडिया के चारों तरफ मिलिट्री बेसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर इन्फ्लुएंस का एक इनविजिबल सर्कल बना दिया है, और वो भी बिना किसी टैंक्स, बिना किसी मिसाइल्स, बिना किसी गन्स और बिना किसी एयर स्ट्राइक्स का यूज किए, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स और क्वाइट टेकओवर्स के जरिए। और चाइना ने दुनिया के सामने 21st सेंचुरी कोलोनाइजेशन को एक नए रूप प्रेजेंट किया। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक दुनिया ये बात समझे तब तक चाइना का ये रेड सर्किट एशिया के पूरे मैप क्लोज कर चुका। अब तक हमने देखा कि चाइना क्या कर रहा है, दुनिया भर में गरीब कंट्रीज को लोन्स बांट रहा है, वहाँ पोर्ट्स बनवा रहा है, और इवेंचुअली वहाँ पर अपने मिलिट्री बेसिस खोल रहा है। कि असली सवाल ये है कि वो ये सब कर क्यों रहा है? कोई भी नेशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और 2 डेकेड्स का टाइम यूं ही नहीं इन्वेस्ट करता। तो मेरे हिसाब से ये सब कुछ करने के पीछे चाइना के पास 3 क्लियर मोटिव्स। रीजन नंबर 1, एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना को यह बात बहुत ही अच्छे से पता है कि आज के जमाने में पावर सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं आती, पावर आती है ऑयल से, ट्रेड से, सी रूट्स से। और चाइना का ट्रेड और ऑयल सप्लाई 90% से भी ज्यादा इंडियन ओशन से गुजरता है, जहां चाइना का ऑयल गल्फ कंट्रीज से आता है। और चाइना को यह बात बहुत ही अच्छे से पता है कि ग्लोबल शिपिंग का असली रूट सुएज कैनाल से होते हुए गुजरता है। और चाइना को यह बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है कि वर्ल्ड ट्रेड में इंडियन ओशन की क्या इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सब कुछ इंडिया के नेवल शैडो में आता है। चाइना ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि कल को इंडिया या किसी एलाइड पावर ने ये सारे चोक पॉइंट्स अगर ब्लॉक कर दिए तो बीजिंग का इंजन बंद हो जाएगा। और इसीलिए वो अलग अलग कंट्रीज में सिर्फ पोर्ट्स नहीं बना रहा बल्कि बैकअप प्लान बिल्ड कर रहा है। ग्वादर, हम्बनटोटा, हर लोकेशन उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी। चाइना खुद को फ्यूचर में एक वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि अगर कल कुछ भी होता है चाइना के पास ऑल्टरनेट रूट, फ्रेंडली पोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होगा। रीजन नंबर 2, सुपर पावर एम्बिशन। 2049 कम्युनिस्ट पार्टी का 100th एनिवर्सरी ईयर है, और उनका टारगेट है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। सिर्फ इकोनॉमी से नहीं कि मिलिट्री, डिप्लोमेसी, करेंसी, साइबर, ट्रेड, चाइना को हर लेवल पे डोमिनेंस चाहिए। और चाइना के हिसाब से इस मिशन में इंडिया एक नेचुरल रोड ब्लॉक है, एक डेमोक्रेसी जो रैपिडली ग्रो कर रहा है, एक ऐसी कंट्री जिसका इन्फ्लुएंस अब सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंच गया। इंडिया क्वाड का हिस्सा है, ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, डिजिटल रिवोल्यूशन चला रहा है, ग्रोथ प्लस डेमोक्रेसी प्लस ग्लोबल रिस्पेक्ट। चाइना के लिए ये एक डेंजरस
कॉम्बिनेशन। और बीजिंग का रूल बिल्कुल सिंपल है कि अगर किसी से लड़ना मुश्किल है तो उसका रास्ता ब्लॉक कर। रीजन नंबर 3, स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी। हाँ, चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, लेकिन अंदर से वो डीपली इनसिक्योर भी है। कि उसे बात समझ में आ गई है कि इंडिया जैसी कंट्रीज बॉर्डर पर खड़े हैं जो झुकते नहीं। डोकलाम, गलवान, अरुणाचल। इंडिया ने ये बार बार प्रूव किया है दैट वी विल नॉट बी पुश्ड। और ऊपर से इंडिया क्वाड में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइजेस करता है। और वहीं धीरे धीरे इंडियन ओशन में भी इंडिया अपना डोमिनेंस बिल्ड कर रहा है। और धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस के साथ भी इंडिया के टाइज डीपन हो रहे हैं। और चाइना के लिए इंडिया के ये सारे अचीवमेंट्स रेड फ्लैग्स हैं। चाइना के दिमाग में एक क्लियर सिग्नल्स है कि इंडिया इज नॉट जस्ट राइजिंग, इट्स रेजिस्टिंग। और इसीलिए चाइना का प्लान बिल्कुल सिंपल है। लोन्स दो, रोड्स बनवाओ, पोर्ट्स बनवाओ, और जब रिपेमेंट ना हो कंट्रोल ले लो। चाइना को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है कि अब किसी कंट्री के ऊपर कंट्रोल लेने के लिए उन्हें इन्वेड करने की जरूरत नहीं है। ये 21वीं सेंचुरी का इंपीरियलिज्म तो बंदूक और गोलियों से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रेन्स से चलता है। और चाइना के लिए हर प्रोजेक्ट एक मोहरे जैसा। और चाइना के लिए ये सब एक बिजनेस नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड है। हर डील एक साइलेंट विक्ट्री। तो अब सोचिए, अगर चाइना का ये गेम प्लान सच में काम कर गया तो क्या होगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक कंप्लीट कर लिया तो श्रीलंका और पाकिस्तान के पोर्ट्स फुल्ली चाइना के कंट्रोल के अंदर आ गए। और बांग्लादेश और म्यांमार भी फर्मली चाइना के ऑर्बिट में आ गए। अगर सच में ये सब कुछ हो गया तो इंडिया की पोजीशन क्या होगी? अगर एक लाइन में इसका जवाब देना हो तो वो ये होगा कि इंडिया विल बी सराउंडेड स्ट्रेटेजिकली एंड कंप्लीटली। नॉर्थ में वी आर ऑलरेडी फेस टू फेस विद चाइना। हिमालयन फ्रंट पे कांस्टेंट प्रेशर है, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से तो दूसरी तरफ चाइना की तरफ से। और जिसकी वजह से हमारे ट्रूप्स ऑल द टाइम 24/7 वहां पर डिप्लॉयड रहते हैं। और वहीं पर अगर चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक कंप्लीट कर लिए, वेस्ट में पाकिस्तान प्लस चाइना एक यूनाइटेड फ्रंट बना ले, जहाँ सीपेक के थ्रू चाइना अपनी लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री का यूज कर सकता है उसे पाकिस्तान में भेजने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान का अग्रेशन प्लस चाइना की फंडिंग। और वहीं साउथ में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना का एक क्वाइट नेवल आउटपोस्ट जो कि चाइना को इंडियन ओशन का एक ओपन एक्सेस दे देगा। और वहीं ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, जहां पर चाइना क्वाइटली इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स दोनों को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। और इन सभी चीजों का रिजल्ट क्या है? चाइना इंडिया को चारों तरफ से स्ट्रैंगल करता जा रहा है। और ये किसी वॉर मूवी का सीन नहीं, ये एक रियल टाइम जियोपॉलिटिकल चेकमेट हो सकता है। और अगर ऐसा सच में हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो? सबसे पहला, इंडिया के ट्रेड रूट्स चोक किए जा सकते हैं। इंडियन ओशन जहां इंडिया का डोमिनेंस था वहां चाइना पैसिव नहीं बल्कि प्रेजेंट हो। साइमल्टेनियस मिलिट्री टेंशंस होंगे। नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में आर्मी स्ट्रेच, नेवी अलर्ट, डिप्लोमेसी कॉर्नर, स्मॉल नेबर्स नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड इवन बांग्लादेश, जहां पर हिस्टोरिकली इंडिया का इन्फ्लुएंस था, वो सब शिफ्ट हो जाएंगे बीजिंग के कैंप। ना बॉम्ब गिरेगा ना वॉर होगा, लेकिन इंडिया साइलेंटली आइसोलेट हो सकता है। की वजह से इंडिया डिप्लोमेटिकली वीक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया की इकोनॉमी पे एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में आइसोलेशन इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिफीट। और चाइना का ये खेल सिर्फ रोड्स, लोन्स और पोर्ट्स का नहीं, ये रीजनल सुप्रीमेसी का ब्लूप्रिंट। और अगर वो सक्सेसफुल हो, एशिया का नेचुरल लीडर इंडिया नहीं बल्कि बीजिंग। और उसके बाद गेम ओवर नहीं होगा बल्कि गेम उनके रूल्स पर शुरू होगा। अब वक्त आ गया है कि इंडिया अपना गेयर शिफ्ट करे, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री रेस नहीं है, अब ये एक सर्वाइवल कॉन्टेस्ट बन गया है। और ये सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर एक इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आप और हम क्या कर सकते? सबसे पहला स्टेप, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके चाइनीज डिपेंडेंसी को अग्रेसिवली कट करो। हर फोन, गैजेट, चिप या कॉम्पोनेंट जिसमें चाइना का इनपुट, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो, क्योंकि हर पैसा जो कि मार्केट में जाता है वो उनके एम्पायर को फंड करता है। और दूसरा, अपने नेबरहुड में इन्फ्लुएंस बाय मत करो, बिल्ड करो, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा एसेट है ट्रस्ट। उन्हें बात समझाओ कि पहले चाइना उन्हें पैसे देगा और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करेगा, पर हम उन्हें एक पार्टनरशिप देंगे। वो लोन ऑफर करेगा और हम डिग्निटी के साथ ग्रोथ ऑफर करेंगे। और तीसरा, हमें अपने कोस्टल डिफेंस, पोर्ट्स और नेवल पावर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा। 21वीं सेंचुरी की सिक्योरिटी बॉर्डर्स पर नहीं बल्कि कोस्ट लाइंस पर डिसाइड। और इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, क्लैरिटी और एजुकेशन। हमें समझना होगा कि एक साइलेंट वॉर है, ना हेडलाइंस होती है ना साइरेंस, लेकिन इस साइलेंट वॉर का आउटकम एक नेशन का फ्यूचर रीडिफाइन करता है। चाइना कहता है दैट वी वर हियर लॉन्ग बिफोर अमेरिका एंड वी विल बी हियर लॉन्ग आफ्टर। तो भारत को भी ये कहना होगा, हम भी हजारों सालों से यहाँ थे और आने वाले वक्त में भी रहे, और हम किसी के शैडो में नहीं बल्कि अपनी खुद की रोशनी में चले। इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, इंडिया एक आइडिया है, इंडिया एक सिविलाइजेशन। हजारों सालों से हर बार एक विजन और डिसेप्शन से लड़कर खड़ा हुआ है। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने फ्यूचर को डिफेंड करें और अपनी लेगेसी को रिक्लेम करें। जय हिंद।